हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइमरी एजुकेटिव। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया है लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन जिसके अंतर्गत हमने स्टडी किया लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है, लैंगिक जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और इसके अलावा हम लोगों ने स्टडी किया था पुष्पी पादप में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन में हमने जाना था एक प्रारूपी पुष्प में 4 प्रकार के पुष्प पत्र पाए जाते हैं। पहला है बाह्यदल पुंज जिसे कैलिक्स या सेपल्स भी कहते हैं। दूसरा दल पुंज जिसे कोरोला या पेटल्स भी कहते हैं, और यह दोनों पुष्प के सहायक अंग हैं। और इसके अलावा पुमंग जिसे एंड्रोशियम कहते हैं और जायांग जिसे गायनोशियम या पिस्टिल भी कहते हैं, यह दोनों पुष्प के एसेंशियल ऑर्गन हैं, यानी कि आवश्यक अंग हैं। आवश्यक अंग इसलिए हैं क्योंकि इनमें जनन अंग उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह जनन की प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। इसलिए इन्हें एसेंशियल यानी आवश्यक ऑर्गन कहा गया है। और इन सब की स्टडी हम लोगों ने बहुत डिटेल में किया है। तो बच्चों, आज की जो टॉपिक है पॉलिनेशन यानी परागन, उसके लिए पुष्प के स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिए, ताकि आज के सेशन को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों, परागन की प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि पुष्प के आवश्यक अंगों की जानकारी हो, और वह आवश्यक अंग है पुमंग एवं जायांग। यानी पुमंग को नर जननांग कहते हैं और जायांग को मादा जननांग कहते हैं, और इन्हीं दोनों के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। पुमंग पुष्प का नर भाग है और इसमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती हैं, जिन्हें पुंकेसर यानी स्टेमन्स कहते हैं। और बच्चों, वास्तव में पुष्प का नर जनन भाग यही पुंकेसर ही कहलाता है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पहला है तंतु या इसे पुतंतु या फिलामेंट्स भी कहते हैं, और इसी के अग्र सिरे पर यानी अगले भाग पर परागकोश यानी कि एंथर प्रेजेंट होता है। और बच्चों, इन सब की स्टडी मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से करवाई है। हम लोग मेनली आज के सेशन में यही जानेंगे कि पौधों में किस प्रकार से परागन की प्रोसेस होती है। आप डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं कि एक कीट है जो कि पुष्प का रस यानी जिसे नेक्टर कहते हैं चूसने के लिए पुष्प पर बैठी हुई है। और जब कोई कीट इस प्रकार से पुष्प के रस को चूसने के लिए पुष्प पर बैठती है, तो परागकण पुष्प का जो मेल पार्ट है यानी पुंकेसर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुंकेसर पुतंतु और परागकोश से मिलकर बना होता है, तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। तो अब जब यह कीट पुष्प पर बैठती है तो उसके पंखों में या फिर उसकी टांगों में परागकण लग जाते हैं, और जब यही कीट फिर किसी दूसरे पुष्प पर बैठती है तो उनके पैरों में या पंखों में जो परागकण लगे होते हैं वह क्या होता है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि एक कीट उड़कर फिर क्या कर रही है, दूसरे पुष्प पर जाकर बैठ रही है। तो इस तरह से क्या होता है कि परागकण दूसरे पुष्प के स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। और यह जो वर्तिकाग्र है यह क्या है, यह मादा जननांग का भाग है। तो बच्चों, परागन एक ऐसी क्रिया है जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाती है। तो इस क्रिया को परागन कहते हैं। बात आई समझ में? दरअसल बच्चों, पुष्प के नर जननांग से परागकण निकलकर जब या तो अगर कोई पुष्प द्विलिंगी है तो पुष्प के नर जननांग से परागकण निकलकर उसी पुष्प के मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगी, तो इस प्रोसेस को परागन कहेंगे। या फिर कोई एक पुष्प है उसके नर जननांग से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के मादा जननांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगी, तो इस प्रोसेस को परागन कहते हैं। यानी
सिंपल सी बात है कि परागकण का परागकोश से निकलकर, परागण कहाँ मौजूद होते हैं? परागकोश में मौजूद होते हैं। तो परागकण का परागकोश से निकलकर या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना या फिर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपके स्क्रीन पर जो डायग्राम दिख रही है वो परागण की प्रोसेस को स्पष्ट करने के लिए बहुत खूबसूरत डायग्राम है और आई होप कि आपको परागण की प्रोसेस बहुत हद तक इस डायग्राम से समझ में आ रही है। बच्चों, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ थोड़ी मेहनत करें। बच्चों, यूं हाथ पर हाथ रख के ना बैठे, नोट्स बनाते जाएं मेरे साथ, ताकि बाद में भी आप जब नोट्स को देखें आप क्विक रिवीजन कर पाए। और ये नोट्स बच्चों आपको एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं तो आपकी समझ भी ज्यादा डेवलप होगी, आप चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इसलिए बच्चों, मेरे साथ साथ आप नोट्स भी जरूर बनाते जाएं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। परागण यानी पॉलिनेशन को डिफाइन कैसे करेंगे वह देखते हैं। परागकणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, यानी पॉलिनेशन कहते हैं। तो बच्चों, इतनी बातें तो हमने जान ही ली थी कि परागण में होता क्या है। इस प्रोसेस में परागकोश से परागकण निकलकर या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या फिर परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इसी प्रोसेस को परागण कहते हैं। और यह जो परागण की प्रक्रिया है यह दो प्रकार की होती है। पहली है स्वपरागण, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, और दूसरी है परपरागण, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। तो बच्चों, बारी बारी से दोनों की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्वपरागण। तो बच्चों, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। तो बच्चों, शब्द के हिसाब से समझते हैं स्वपरागण। स्व मीन्स क्या होता है? स्व मीन्स होता है स्वयं। तो परागण की प्रक्रिया में हो क्या रहा है? परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, यही प्रक्रिया है। तो स्वपरागण में क्या होगा? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्व मीन्स स्वयं। तो स्वयं यानी अपने ही पुष्प, मतलब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेंगे और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ही पुष्प है और उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल रही है और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रही है। स्वपरागण में दो केस होती है। एक केस और भी है, उसमें क्या होता है कि किसी एक पुष्प का परागकण निकलकर उसी पौधे के, बच्चों ध्यान रहे पौधा एक ही होना चाहिए, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकण पहुंचेंगे। ठीक है, यानी पुष्प यहाँ पर दो है, पौधा एक ही है लेकिन पुष्प दो है। ऐसे में क्या होता है, किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलते हैं और किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वयुग्मन, जिसे ऑटोगैमी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक ही पुष्प होता है तो उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलते हैं और फिर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। और यह परागण की जो प्रोसेस होती है इसे स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी कहते हैं। और बी नंबर है स्वजात पुष्पी परागण, जिसे जिटोनोगैमी भी कहते हैं। बच्चों, इसमें क्या होता है कि किसी एक ही पादप यानी एक ही प्लांट के दो पुष्प के बीच ऐसा होता है। प्लांट इसमें एक ही है लेकिन इसमें पुष्प दो होंगे। एक प्लांट है, पुष्प दो होंगे। एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेंगे और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। ठीक है, और इस तरह से जो परागण की क्रिया होती है इसे स्वजात पुष्पी परागण यानी जिटोनोगैमी कहते हैं। बात आई समझ में?
पौधा एक ही है लेकिन दो फ्लावर हैं और इसमें परागन की जो प्रोसेस होती है वह दो पुष्प के बीच होती है। ध्यान रहे बच्चों, पौधा एक ही है, सिर्फ पुष्प दो हैं। पौधा एक ही है, पुष्प दो हैं और क्या होता है इसमें, एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेंगे और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो परागन की प्रोसेस होती है उसे स्वजात पुष्पी परागन यानी जिटोनोगैमी कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब यह जो अपने दोनों प्रकार स्वयुग्मन तथा स्वजात पुष्पी परागन की प्रोसेस पढ़ी है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से स्वपरागन कहते हैं। यानी स्वपरागन में स्वयुग्मन की प्रोसेस भी आ गई और स्वजात पुष्पी परागन की प्रोसेस भी आ गई। ठीक है बच्चों, अब जानेंगे स्वपरागन से क्या लाभ होता है। स्वपरागन की प्रोसेस जो है वह बहुत सरल होती है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा झंझट है नहीं। स्वयं के ही पुष्प के परागकोश से परागकण को निकलकर या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना है या फिर दूसरे केस में क्या होता है कि किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, लेकिन इसमें प्लांट एक ही रहता है। ठीक है, तो है ना ये प्रोसेस बहुत ही सरल। और दूसरा क्या है कि परागकण व्यर्थ नहीं होते, अतः इनकी कम संख्या में आवश्यकता होती है। परागकण इसमें व्यर्थ होने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यहाँ पर या तो सेम ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं या फिर सेम प्लांट के एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं। तो इसमें क्या है, ज्यादा दूरी तो जाना नहीं है परागकण को, तो कम संख्या में परागकण की आवश्यकता होती है और परागकण व्यर्थ भी नहीं होते। नेक्स्ट क्या है, पादपों में शुद्ध वंशक्रम बना रहता है क्योंकि यह प्रक्रिया या तो एक ही पुष्प में हो रही है या फिर उसी प्लांट के किसी दो पुष्प के बीच यह प्रक्रिया हो रही है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि पादपों में शुद्ध वंशक्रम बना रहता है क्योंकि यहाँ पर किसी दूसरे जाति के पुष्प के बीच कोई लेन देन की प्रोसेस नहीं हो रही है, तो इसलिए एक ही प्लांट या फिर एक ही पुष्प के बीच में यह सारी प्रोसेस हो रही है, तो इसे पादपों में शुद्ध वंशक्रम बना रहता है और इससे हानिकारक जीन जाति में नहीं जाते हैं। हानिकारक जीन तो जाति में तभी जाएंगे ना जब दो जाति के बीच में लेन देन की प्रोसेस हो रही हो, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। या तो एक ही पुष्प के बीच लेन देन की प्रोसेस हो रही है या फिर किसी एक ही पौधे के दो पुष्प के बीच यह लेन देन की प्रोसेस हो रही है। तो पादपों में इस तरह से शुद्ध वंशक्रम बना रहता है और कोई हानिकारक जीन भी जाति में नहीं आते हैं। ठीक है, अब स्वपरागन की हानियों को भी देख लेते हैं। किसी भी प्रोसेस से अगर लाभ हो रहा है तो कुछ हानि भी होती होगी, है ना। तो हानि क्या हो रही है, बीजों में संकर ओज के गुण कम होते हैं। संकर मीन्स हाइब्रिड। हाइब्रिड तो तभी बनती है बच्चों जब दो जाति मिक्सअप होते हैं तभी हाइब्रिड बनती है, और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही जाति के पुष्प है और वह भी एक ही पुष्प के बीच लेन देन की प्रोसेस हो रही है या फिर एक ही पादप के दो पुष्प के बीच यह लेन देन की प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पर संकर ओज के गुणों की संभावनाएं कम होती हैं, ठीक है, ना के बराबर। और नेक्स्ट क्या है बच्चों, पादप विकास की संभावनाएं कम होती हैं। यहाँ पर एक ही जाति के पुष्प के बीच में लैंगिक क्रियाएं हो रही हैं, तो पादप विकास की संभावनाएं कम हो जाती हैं। विकास की संभावनाएं तब बढ़ती है बच्चों जब दो जाति के बीच परस्पर लैंगिक क्रियाएं होती हैं, तब विकास की संभावनाएं ज्यादा होती है। और यहाँ पर तो एक ही पुष्प के बीच लैंगिक क्रियाएं हो रही हैं या फिर एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच लैंगिक क्रियाएं हो रही हैं, तो ऐसे में विकास की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और बच्चों परागन की जो दूसरी प्रोसेस है वह है परपरागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब इसके बारे में जानते हैं कि परपरागन की प्रोसेस किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, जब एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के, बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पौधा यहाँ पर दूसरा है,
दो पौधे के बीच लैंगिक प्रोसेस हो रही है। तो जब किसी एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के, पौधा दूसरा है बच्चों, ध्यान रहे यह बात कि पौधा कोई और है, एक ही पौधे के बीच में यह लैंगिक प्रोसेस नहीं हो रही है, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे पर परागन कहते हैं। बच्चों इसे नाम से ही समझते हैं, पर परागन। पर मीन्स होता है दूसरा और परागन तो आप समझ ही रहे हो, है ना। तो परागन की प्रोसेस अपने ही पौधे या अपने ही पुष्प के बीच नहीं हो रही हो, बल्कि दूसरे पौधे के पुष्पों के बीच यह प्रोसेस हो रही है, तो इसे पर परागन कहते हैं। तो परागन की ऐसी प्रोसेस जिसमें दूसरे पौधों के बीच लैंगिक प्रोसेस हो रही हो उसे पर परागन कहते हैं। यानी इसमें दो पौधे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक पौधे का कोई एक फूल है, उसके परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस प्रोसेस को पर परागन कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए किसी बाहरी कारक की जरूरत होती है। पौधे तो चल नहीं सकते हैं हमारी और आपकी तरह, तो आखिर यह लैंगिक प्रोसेस होगी कैसे? एक ही पुष्प या एक ही पौधे के बीच बात कुछ समझ में आ रही थी कि हाँ इस तरह से लैंगिक प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बात है दूसरे पौधे के बीच लैंगिक प्रोसेस हो रही है। तो पौधे तो एक जगह स्थिर रहते हैं, अब दूसरे पौधे के साथ लैंगिक क्रियाएं करनी है तो इसके लिए किसी बाह्य कारक की जरूरत पड़ती है, जैसे कीट, पक्षी, मनुष्य, वायु, जल आदि। इन्हीं सभी बाह्य कारकों की मदद से पौधों में परागन की प्रोसेस होती है। बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर पॉलिनेशन का डायग्राम है और जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो पुष्प है और यह जो दो पुष्प हैं वह दो पौधों के हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पौधा दो है, एक ही पौधे के बीच में पर परागन की क्रिया नहीं होती है। तो यहाँ दो पुष्प दिख रहे हैं आपको जो कि दो पौधों में लगे हुए हैं और इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, किसी एक पुष्प के परागकोश से पॉलिन ग्रेन यानी परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं। और यह जो दूसरा पुष्प है यह किसी दूसरे पौधे का पुष्प है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि पॉलिन ग्रेन को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाने के लिए किसी एजेंट की जरूरत हो रही है और यहाँ पर एजेंट कौन है, एक कीट है जिसे पॉलिनेटर कहते हैं। तो यह पॉलिनेटर यानी कीट कर क्या रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कोई कीट किसी पुष्प पर बैठता है पुष्प का रस यानी नेक्टर को चूसने के लिए, तो उसके पंखों या पैरों में परागकण चिपक जाते हैं और फिर वह जब वही कीट किसी दूसरे पुष्प पर बैठता है तो उसके द्वारा लाए गए परागकण किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने देख लिया कि क्रॉस पॉलिनेशन किस प्रकार से होती है। जब किसी एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उस प्रोसेस को पर परागन कहते हैं। बच्चों अब जो आपके स्क्रीन पर डायग्राम है उससे आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि स्वपरागन और पर परागन किसे कहते हैं, क्या अंतर होता है। ठीक है, आप डायग्राम ए में देख पा रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागन को दर्शाया गया है और डायग्राम बी में क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागन को दर्शाया गया है। तो बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागन में क्या हो रहा है, तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस पुष्प में यह जो पतली लंबी डंडी जैसी रचना दिख पा रही है, इस रचना को पूतंतु या फिलामेंट कहते हैं और इसके अग्र भाग पर यह जो रचना है इसे एंथर या परागकोश कहते हैं जिसमें परागकण संचित रहते हैं। और यह एंथर और यह फिलामेंट मिलकर पुंकेसर यानी स्टेमन का निर्माण करते हैं। तो स्टेमन में यह फिलामेंट और यह जो एंथर है यह दोनों सम्मिलित है और यह पुंकेसर या स्टेमन ही वास्तविक नर भाग है। तो बच्चों यह जो अग्र सिरे पर एंथर स्थित है यानी परागकोश, इसमें क्या है, परागकण है यानी पॉलन ग्रेन्स स्थित होते हैं इसमें
परागकण को ही पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस में क्या हो रही है बच्चों, यह एक ही पुष्प के, जैसे मान लो यह पुष्प है और इसमें क्या है, यह नर भाग है और यह क्या है बच्चों, यह मादा जननांग है ना, यह मादा जननांग है, यह है अंडाशय, यह है वर्तिका, और वर्तिका के अग्रसिरे पर क्या होती है बच्चों, वर्तिकाग्र, जिसे स्टिग्मा कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह क्या है, स्टिग्मा है, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो अब क्या है कि एक ही पुष्प में मादा जननांग भी है और नर जननांग भी है। नर जननांग का जो यह भाग है एंथर, जिसमें परागकण स्थित है, इससे परागकण निकलकर क्या होता है कि उसी पुष्प के स्टिग्मा पर यानी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। बच्चों आप ध्यान से देखें, एक बार फिर से देख लें आप कि यह कोई पुष्प है जिसमें यह मादा जननांग है ना, और यह नर जननांग है। तो इसी पुष्प के नर जननांग यानी कि इसी पराग कोश से परागकण निकलकर कहाँ जा रहे हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर जा रहे हैं, है ना। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं यानी स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, या उसी पौधे के यानी एक ही प्लांट का दो पुष्प हो तो उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो तो उसे स्वपरागण कहते हैं। लेकिन बच्चों पर परागण किसे कहते हैं, पर परागण में होता क्या है, अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यह क्रॉस पॉलिनेशन की डायग्राम है। बच्चों आप ध्यान से अब देखें कि क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है। जब एक ही पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हो तो इसे पर परागण कहा जाता है। तो अब आप ध्यान से इस डायग्राम में देखें कि यह किसी एक पौधे का पुष्प है और यह किसी दूसरे पौधे का पुष्प है। यह दोनों पुष्प दो भिन्न भिन्न पौधों का है। तो जब इस पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो ऐसे प्रोसेस को पर परागण कहते हैं। आप एक बार ध्यान से देख लें बच्चों, इस पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंच रही है, ऐसी प्रोसेस को पर परागण कहते हैं। ठीक है, आपने डायग्राम के माध्यम से भी समझ लिया कि पर परागण किसे कहते हैं। और बच्चों यह जो डायग्राम आपके सामने दिख रही है इसमें स्वपरागण एवं पर परागण को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। आई होप कि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों अब हम जानेंगे पर परागण से क्या लाभ होता है। बच्चों पर परागण से बहुत लाभ होते हैं क्योंकि इसमें दो भिन्न भिन्न पौधों के पुष्प भाग लेते हैं, जिसके कारण जो ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति होती है वह इस वातावरण में सरवाइव करने में ज्यादा सक्षम होती है वनस्पत स्वपरागण में जो ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होते हैं उसके। ठीक है, पर परागण के द्वारा ज्यादा समुन्नत किस्म के ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति होती है और वह इस वातावरण में सरवाइव करने में ज्यादा सक्षम होते हैं। उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से पर परागण के भी बहुत सारे फायदे हैं। तो आइए देखते हैं और क्या कुछ फायदे हैं। बीज बड़े आकार के तथा भारी होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद, बच्चों आप ध्यान से सुने मेरी बात, कि क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जब बीज की उत्पत्ति होती है तो यह बीज साइज में बड़े होते हैं और भारी होते हैं, यानी बीज अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पादपों में संकर ओज के गुण अधिक होते हैं। संकर ओज वही हाइब्रिड वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर दो भिन्न भिन्न पौधे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में पौधों में संकर ओज वाले गुण अधिक होंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब संकर ओज वाले गुण होंगे तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे वह ज्यादा समुन्नत किस्म के होंगे और वह वातावरण में सरवाइव करने में ज्यादा सक्षम होंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है,
पादपों में विभिन्नताएं आती हैं, यानी वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस तब आते हैं जब दो पौधे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब दो पौधे पार्टिसिपेट करेंगे तो तब जो ऑफस्प्रिंग होंगे यानी जो संतान होगी उसमें दोनों ही पौधे के गुण विद्यमान होंगे, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या है, यह विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती हैं। यह विभिन्नताएं आनुवंशिकी में परिवर्तन के कारण आते हैं। अब जानेंगे कि परपरागण से क्या क्या हानि होती है। अब इतने सारे लाभ मिल रहे हैं तो कुछ हानि भी होती होगी, है ना। तो देखते हैं कि परपरागण से क्या हानि होती है। इसमें अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चों पौधे तो एक जगह स्थिर होते हैं, तो परपरागण में दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण को पहुंचना है। तो ऐसे में किसी माध्यम की जरूरत होती है, यानी किसी एजेंट की जरूरत होती है, और वह एजेंट कीट, पक्षी, वायु, वाटर कुछ भी हो सकता है। हम मनुष्य भी एजेंट का काम करते हैं कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में जब एक जगह से दूसरे जगह परागकण को जाना होता है तो बहुत सारे परागकणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे परागकण इधर उधर बिखर जाते हैं, वह किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण परागकण बर्बाद हो जाते हैं, उनकी उपयोगिता नहीं रहती है। परागकणों की उपयोगिता तो तभी साबित होती है ना जब वह किसी एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, तभी परपरागण की प्रोसेस होती है ना। तो जब परागकण एक पुष्प से निकलकर इधर उधर बिखर जाए, वह अगर दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचे ही नहीं तो परपरागण की प्रोसेस होगी ही नहीं, और ऐसे में बहुत सारे परागकण इधर उधर नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए परपरागण की प्रोसेस में बहुत अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकता होती है, और इसमें परागकणों के नष्ट होने की संभावनाएं भी रहती हैं, क्योंकि जब किसी एजेंट के जरिए यानी कारक के जरिए यह काम हो रहा है तो ऐसे में बहुत सारे परागकण नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, पादपों में शुद्ध वंशक्रम नहीं रहता, क्योंकि जब दो पादप के बीच ये परस्पर क्रिया हो रही है तो ऐसे में दोनों के ही जेनेटिक गुण आपस में मिलते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है कि पादपों में शुद्ध वंशक्रम नहीं रहता, क्योंकि दोनों के गुण मिक्सअप हो जाते हैं, है ना। और फोर्थ क्या है, हानिकारक जीन का समावेश होता है। हो सकता है किसी दूसरे पादप के हानिकारक जीन वाले पुष्प का परागकण निकलकर किसी स्वस्थ पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो ऐसे में स्वस्थ पुष्प में भी हानिकारक जीन का समावेश हो जाता है, और इससे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वह हेल्दी नहीं होंगे, उनमें कुछ हानिकारक जीन का समावेश हो चुका है। हो सकता है कि नए ऑफस्प्रिंग को वातावरण में सरवाइव करने में कठिनाई हो, या नया ऑफस्प्रिंग रोगग्रस्त हो सकता है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है, क्योंकि हानिकारक जीन का समावेश हो चुका है ना। तो ये सारी हार्मफुल इफेक्ट्स थे क्रॉस पॉलिनेशन के, यानी परपरागण की प्रोसेस के। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि परपरागण के लिए बाह्य कारक की जरूरत होती है, तो इसलिए परपरागण माध्यम के आधार पर निम्न प्रकार का होता है। पहला है वायु परागण, जिसे एनिमोफिली भी कहते हैं, यानी यह जो परागण की प्रोसेस है इसमें जो एजेंट का काम करने वाला है वह कौन है, वायु। वायु के द्वारा परागकणों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। बच्चों, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यह जो डायग्राम है वह वायु परागण को दर्शा रहा है। वायु परागण की प्रोसेस जिस पुष्प में होती है वह एक लिंगी होते हैं। पुष्प रंगहीन, नेक्टर रहित, सुगंध रहित होते हैं, और जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यह कपास का पौधा है, और कपास में भी वायु के द्वारा परागण की प्रोसेस होती है। वायु परागण की प्रोसेस मक्का एवं घास में होती है, ठीक है। और बच्चों, दूसरा है जल परागण यानी हाइड्रोफिली। बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में आसानी हो और याद रखने में भी आसानी हो। याद रखना तो बच्चों बहुत आसान है, सब कुछ नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। वायु परागण यानी यहाँ पर वायु के द्वारा
परागन की प्रोसेस होगी। जल परागन में जल के द्वारा परागन की प्रोसेस होगी। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यह डायग्राम जल परागन को दर्शा रहा है। जल में यहाँ पर क्या है, बहता हुआ नारियल है। जल इस नारियल को बहाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जा रही है। तो जल यहाँ पर क्या कर रहा है, एजेंट का काम कर रहा है। जल परागन में पुष्प जो होते हैं वह छोटे आकार के होते हैं, सुगंध रहित, नेक्टर रहित होते हैं और इसकी जो वर्तिकाग्र होती है वह चिपचिपी होती है। जल परागन वैसे पौधों में होती है जो जल के नजदीक उगते हैं, जैसे नारियल। और तीसरा है कीट परागन यानी एंटेमोफिली। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कीट परागन यानी इसमें परागन की क्रिया कीट के द्वारा होगी, इंसेक्ट्स के द्वारा, है ना। तो बच्चों आप यह जो डायग्राम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वह कीट परागन को दर्शा रहा है। यहाँ पर एजेंट का काम कीट के द्वारा हो रहा है और इस तरह के जो पुष्प होते हैं वह रंगीन, सुगंधित, नेक्टर युक्त होते हैं और इसके जो परागकण होते हैं वह चिपचिपे एवं गोल होते हैं और इसकी वर्तिकाग्र जो होती है वह भी चिपचिपी होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं रोज, चाइना रोज, सूरजमुखी इत्यादि। 4th नंबर है जंतु परागन, यानी कि परागन में यहाँ एजेंट का काम जंतु कर रहे हैं। परागन की वह प्रोसेस जो जंतुओं के द्वारा होती है उसे जूफिली कहते हैं और इसमें चूहे, मनुष्य इत्यादि एजेंट का काम करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जंतु परागन को दर्शा रहा है। कभी कभी मनुष्य या कोई और जंतु भी एजेंट का काम करते हैं और हम जंतुओं के द्वारा भी परागकण हमारे शरीर में चिपक कर एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। या फिर जैसे यह चूहा कुछ खा रहा है तो यह भी परागन की क्रिया में एजेंट का काम करेगा। यह भी क्या करेगा, परागकण को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा और फिर पर परागन की प्रोसेस होगी, है ना। 5वां है पक्षी परागन, इसे ऑर्निथोफिली भी कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि पक्षी यहाँ पर एजेंट का काम कर रहे हैं। तो ऐसा परागन जो पक्षियों के द्वारा होता है तो ऐसे परागन को पक्षी परागन कहते हैं। जो डायग्राम है वह पक्षी परागन को दर्शा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6th है चमगादड़ परागन, जिसे चिरोप्टेरिफिली भी कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह डायग्राम चमगादड़ परागन को दर्शा रहा है। परागन की वह प्रोसेस जिसमें परागन चमगादड़ के द्वारा हो रहा हो उसे चमगादड़ परागन कहते हैं। यानी यहाँ पर चमगादड़ ही एजेंट के रूप में काम कर रहा है। और नंबर 7 है स्लग व घोंघा परागन, जिसे मैलेकोफिली भी कहते हैं। बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह डायग्राम स्लग व घोंघा परागन को दर्शा रहा है। बच्चों परागन की वह प्रोसेस जिसमें स्लग या घोंघा के द्वारा परागन हो रहा हो उसे स्लग या घोंघा परागन कहते हैं। यानी यहाँ पर परागन के लिए एजेंट का काम कौन कर रहा है, घोंघा कर रहा है, तो इसलिए इसे स्लग या घोंघा परागन कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या देखा कि माध्यम के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के परागन की प्रोसेस हो रही है। एक बार फटाफट देख लेते हैं ताकि जल्दी से याद हो जाए। सबसे जरूरी है कि कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए। किताबों में तो सब कुछ लिखा रहता है, बात तब बनती है जब कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, हमें चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। तो इसलिए एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, बस याद रखना बहुत आसान है क्योंकि नाम पर ही बेस्ड है सब कुछ, आपको नाम से ही याद रख लेना है। तो पहला है वायु परागन, यानी वायु के द्वारा होने वाली परागन की प्रोसेस को वायु परागन कहेंगे, है ना। उसी तरह से जल परागन, परागन की प्रोसेस जब जल के द्वारा हो रही हो तो उसे जल परागन कहते हैं। कीट परागन, जब परागन की प्रोसेस कीटों के द्वारा हो रही हो तो उसे कीट परागन कहेंगे। कीट ही यहाँ एजेंट के रूप में काम करेंगे, है ना। उसी तरह से नेक्स्ट है जंतु परागन, विभिन्न प्रकार के जंतु भी एजेंट का काम करते हैं। यानी जब परागन की प्रोसेस जंतुओं के द्वारा हो रही हो तो उसे जंतु परागन कहेंगे, है ना। पक्षी परागन, जब परागन की प्रोसेस पक्षियों के द्वारा हो रही हो तो उसे पक्षी परागन कहते हैं। नेक्स्ट है चमगादड़ परागन, यानी जब परागन की प्रोसेस चमगादड़ के द्वारा हो रही हो तो उसे चमगादड़ परागन कहते हैं। नेक्स्ट है स्लग व घोंघा परागन, यानी जब परागन की प्रोसेस स्लग या घोंघा के द्वारा हो रही हो तो उसे स्लग या घोंघा परागन कहते हैं।
यानी यहाँ पर एजेंट का काम घोंघा कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमने क्या देखा कि सब कुछ नाम पर बेस्ड है, नाम याद रहे तो सब कुछ खुद ब खुद याद हो जाएगा, है ना। तो बच्चों इसके साथ ही हम लोगों ने परागण की स्टडी समाप्त कर ली है। तो इसमें हमने क्या क्या जाना, इसमें हमने जाना कि परागण की परिभाषा क्या होती है, परागण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन एवं दूसरी पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन दोनों के बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या जाना कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो तो ऐसे परागण को स्वपरागण कहते हैं। और इसमें हमने जाना कि जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागण की ऐसे प्रोसेस को स्वयुग्मन कहते हैं। लेकिन जब एक ही पौधे के एक पुष्प का परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो ऐसे परागण को स्वजात पुष्पी परागण यानी जिटोनोगैमी कहते हैं। और बच्चों स्वयुग्मन और स्वजात पुष्पी परागण को सम्मिलित रूप से स्वपरागण कहते हैं। उसके बाद हमने परागण के दूसरे प्रकार के बारे में जाना था, परपरागण। परपरागण की प्रोसेस में क्या होता है, जब एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो ऐसे परागण को परपरागण कहते हैं। यानी इसमें पौधा दो है, एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को परपरागण कहते हैं क्योंकि यहाँ दूसरा पौधा शामिल हो रहा है। परपरागण यानी पर मीन्स होता है दूसरा, तो दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंच रहा है, इसलिए इसे परपरागण कहते हैं। बच्चों साइंस में सब कुछ रटना नहीं है, बस समझना है और नाम ही बहुत कुछ बतला देता है, इसलिए आप नाम को जरूर ध्यान से जानें कि नाम क्या कहता है। और बच्चों स्वपरागण एवं परपरागण के लाभ और हानियों के बारे में भी हमने जाना। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छे ढंग से हमने आज का सेशन समाप्त कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।